सर प्राकृत संख्या को समुच्चय तो सेट कहते हैं, नेचुरल नंबरों का समुच्चय को सेट कहेंगे। एंड व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस सर कोई क्रम श्रेणी हो, तो जैसे समांतर क्रम है, श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसको सीक्वेंस है। इसी सही तो है, बट प्रॉब्लम है कुछ। जैसे कि हम सेट होता है, सेट हमारा नंबर ऑफ कलेक्शंस, तो कलेक्शन जो आपका वेल डिफाइंड होगा उसको बोलते हैं सेट। बट आपकी जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस होता है आपका, जैसे हमारे पास जो भी सेट्स होगा, और उन सेट्स को हम क्या सीक्वेंस में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास सीक्वेंस होगा 1 3 5 7, फिर 3 भी ले सकते हैं, फिर 7 भी ले सकते हैं। सीक्वेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट हो सकते हैं, बट सेट में एलिमेंट जो होते हैं आपके रिपीट नहीं होते हैं। वेरी गुड। सुपरिभाषित तो शारदा मैडम, आप पूजा मीना से सुपरिभाषित। क्वेश्चन जरूर पूछना। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। जैसे आपसे पूछ लिया कि मंथ में 32 इसका सेट बताइए, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्योंकि मंथ में कितने होते हैं, 30 या 28 या 31। सर मेरा क्वेश्चन करंट से है। हेलो। हाँ जी, किन से हैं? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन करंट का है, कोई बता सकता है? हाँ जी हाँ जी, दीजिए चांस दीजिए। वैसे ही करंट बेसिस। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका आज 100वां एपिसोड है, तो उसका नाम क्या है? मन की तो वो बात। किससे स्टार्ट किया गया था? मन की बात। मन की बात। आई जस्ट किससे? 100वां एपिसोड रेडियो पे स्टार्ट किया गया था। कोई और भी है क्या इसका रिप्लाई? और उसके लिए उन्होंने 91 एफएम रेडियो कुछ सौगात भी दी है, जो कि हमारे बॉर्डर से लगते एरिया हैं, वहां पर वो ज्यादा सेटअप करेंगे और 2 करोड़ लोग शायद उससे जुड़ पाएंगे अब। हाँ, 3 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था। ओके, मिस्टर प्रदीप। मेरा क्वेश्चन। प्रदीप, आई वांट आप ओडिशा बॉय से क्वेश्चन पुट अप करिए, पीआरटी रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन सर रामकिशोर सर से है। वेरिफिकेशन करते समय कितनी बातों का हमें ध्यान रखना होता है सर? चलिए भाई, पहले विकास का क्वेश्चन सुन लो। जी, स्टॉक वेरिफिकेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हमें? स्टॉक वेरिफिकेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे लाइब्रेरी क्वेश्चन। यस, एनीबडी? किरण? राम किशोर? यस सर, बोले क्या? जी हाँ जी, बोलिए सर। बोलिए। जी, स्टॉक वेरिफिकेशन के वक्त जो बातें ध्यान रखी जाएगी वो नियम के हाँ तहत जी। ही रखी जाएगी। जैसे उसका रूल्स है कि अगर कोई बुक का एडिशन पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, या उसकी फिजिकल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ने लायक हो, फिर उसको अगर बाइंडिंग में भेज सके, रिपेयर करा सके तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको वेटिंग आउट करना पड़ता है। तो यही सब देख के बाकी चीजें, आपने स्टॉक वेरिफिकेशन की बात किया, तो स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब सही स्थिति में कितनी बुक है और लाइब्रेरी में कितने प्रेजेंट है, कितनी चोरी हो चुकी है, कितने एब्सेंट है, वही सब सारी इंफॉर्मेशन। सर प्रचार और प्रसार ये 2 चीज है। प्रचार प्रसार हम लोग कहते हैं, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या? प्रचार का सेंस हुआ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अब आप लाइब्रेरी को प्रमोट कर रहे हो, उसके पैम्पलेट्स बंटवा रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को आप जागरूक कर रहे हो यूजर के बीच में, तो ये प्रचार होगी। प्रसार करने का सेंस हुआ कि एक्सटेंशन सर्विस, इसके तहत जैसे कि बुक फेयर लगाया जाता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील का सर्विस दिया जाता है, तो ये सब एक्सटेंशन सर्विस यानी प्रसार सर्विस के तहत आता है। क्या सर प्रसार सर्विस में हम आईसीटी का उपयोग इस समय हो रहा है, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं? तो देखिए, आईसीटी का जैसे कि इस्तेमाल लाइब्रेरी नेटवर्क हाँ, है, तो इसमें प्रसार में तो इसको लिया जा सकता है ना? एकदम लिया जा सकता है। आप ई रिसोर्सेज को एक्सेस देने के लिए भी आप कर सकते हैं। जी वो भी जी, आपके जैसे लाइब्रेरी परिसर का आए हुए बिना इनफ्लिबलेट हो गया, जो कि 1991 में जो आया था, तो वो तो यही चीज करता है, यूनिवर्सिटी के बीच में आपस में जो कि कनेक्ट हो सके, ईमेल वगैरह का, बुक वगैरह का आदान प्रदान किया जा सके। तो क्या उसको उसका इसमें क्या क्या योगिता?
उसका इसमें उपयोग किया जा सकता है, मतलब प्रसार में इसको इंक्लूड किया जा सकता है क्या? इसे कम्युनिकेट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जी। योगिता गेट रेडी सर प्लीज। मेरा यस, सर मेरा क्वेश्चन शारदा मैम से हिंदी का। हाँ जी पूछिए हेलो। हाँ जी बोलिए। यस मैम। मैम देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में मैम सबसे पहले तो अपनी हिंदी भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है और मराठी, ये सारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यस मैम, थैंक यू। हेलो योगिता। यस फास्ट। हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन शेयर होल्डर कैपिटल से है, इश्यू ऑफ हाँ शेयर जी। कैपिटल। इसमें हम एप्लीकेशन मनी का मिनिमम अमाउंट कितना रख सकते हैं? मिनिमम कितने %? सर परसेंट तो पता नहीं सर, 10 रुपीज एटलीस्ट हमें रखना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी का। और जो कैसे अथोराइज होगा मैम? कैपिटल है उसका अगर एक 90%। शेयर की वैल्यू 1000 है, उसका 10 रुपीज कैसे रख दोगे? परसेंटेज में बताना पड़ेगा ना। परसेंटेज में मिनिमम सर नहीं पता, थोड़ा सा मिनिमम। मिनिमम 5% है मैम, और मैक्सिमम 25%। चलिए भाई, मैं अपने न्यूकमर स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस होता है? सर और एफपीओ किरण में मेरा क्वेश्चन है सर कि बुक कूपन योजना शुरू की गई थी, ऑफर है सर। वो कब शुरू की? बुक कूपन योजना शुरू की गई थी, वो कब और किस कारण से, किसके लिए? सर क्या क्वेश्चन था, मैं सुन नहीं पाई। मनोज सर आपका क्या क्वेश्चन था? My question was, what is the difference between IPO and FPO? Initial public offer and IPO follow-on public offer. इनिशियल पब्लिक ऑफर। Yes, जैसे भी मैनकाइंड का आया ना तो IPO आया है, मगर यही मैनकाइंड को दोबारा पैसे चाहिए तो ये IPO नहीं ला सकती, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स है, तो ये FPO लेकर आएगी। चलिए, इनिशियल पार्टिसिपेट नहीं कर रही, आप पूछिए रामकिशोर और आप लोग भी आपस में। कौशिक, अभी तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं आया। यस यस, हाँ सभी से, बिल्कुल। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। यस कमन। सभी से क्वेश्चन है मेरा, टीचिंग कराते वक्त जब भी टीचिंग कराते हैं तो टीचर्स को कितने एंगल के कोण पर खड़ा होना चाहिए? शारदा मैडम आप कोशिश करिए। 45 इसका रीजन भी पूछो ना, बेनिफिट्स। हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ? हाँ सर, उसका रीजन ये है कि आप फूड पे भी ध्यान देंगे और बच्चों पे भी ध्यान देंगे, ताकि वो कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है, सबका अटेंशन बोर्ड की तरफ है या नहीं है, इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनाए। कौशिक, संडे को थोड़े ना अपने कैंडिडेट्स वो भी आते हैं जो, प्लीज वेट, जो है ना मतलब 6 डेज वर्किंग होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का उनको बेनिफिट ये दे सकते हैं कि अपने चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा आप दोबारा ना एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, ताकि अपने सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। ठीक है, ऑल अदर म्यूट प्लीज, आप थोड़ा सुनिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये पक्का क्वेश्चन आता है ज्यादातर। हाँ जी बताइए थोड़ा सा। चैट जीपीटी एआई आधारित एक चैटबॉट है जो इंसानों की तरह जवाब देता है। ये बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है, और अभी हाल ही में कह रहे हैं कि ये गूगल को भी रिप्लेसमेंट कर देगा। और इसकी पेरेंट कंपनी है वो ओपन एआई है, और ये व्हाट्सएप दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। आने वाले समय में ये एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर के रूप में आगे आएगा। तो मेरी सलाह है कि आप भी इसका एक बार उपयोग करिए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एनीबॉडी। यस सर, एज ए कंटेंट राइटर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक, बोलिए जी, बोलिए, जल्दी बोलिए क्वेश्चन अपने अपने। मेरा क्वेश्चन है कॉमर्स स्टूडेंट से, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्षमता पर व्यापार। ट्रेड ऑन इक्विटी मैम होता है कि जब हम डिबेंचर को छोड़कर शेयर्स पे व्यापार करते हैं, मतलब शेयर कैपिटल में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देते हैं, तो उसको ट्रेड ऑन इक्विटी बोलते हैं। हम हमारे फिजिकल एजुकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा करेंगे। थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगी सर। ओके ओके, पहले आप कर लीजिए, बोलिए जी। सर आपने बोला कि ट्रेड ऑन इक्विटी वो होता है जो शेयर मार्केट में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इक्विटी शेयर्स को, लेकिन
एक्चुअल में हमारा जो ट्रेड ऑन इक्विटी है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी अदर जो फिक्स एसेट्स हैं जैसे कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको मार्केट में इशू किया जाता है ताकि हमारी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज किया जाए और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल मैक्सिमाइजेशन है उसको बढ़ाया जा सके। निशा मैडम गेट रेडी। निशा मैम, एक पेरेंट्स आए हैं, उनका कहना है कि हमारा बच्चा जो टीचर है उनका जो पढ़ाने का तरीका उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, अगर पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि मेरा बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है आपके पढ़ाने से, तो फिर मैं अपने टीचिंग में देखूंगी कि बच्चा मतलब क्यों नहीं सेटिस्फाइड है, क्या मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है। अगर ऐसा होगा तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगी और बच्चे को सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसको एंगेज करने के लिए मैं एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक्टिविटी के पीआरटी लेवल में एक्टिविटी के थ्रू जो है वो ज्यादा सीखने के लिए एंगेज हो जाते हैं। प्ले वे एक्टिविटी से आप पढ़ाना चाहेंगे? यस सर, प्ले वे आप भी पार्टिसिपेट करो। उज्जवल। निशा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे, मैम पश्चिमी हिंदी की पांच बोलियां होती हैं, कौन कौन सी हैं? हिंदी की 5 बोलियां? पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी है ना भाषा है ना अपनी, उसकी पांच बोलियां होती हैं, कौन कौन सी? राजस्थानी है, गुजराती है, और राजस्थानी गुजराती, और इसमें हिंदी की 5 बोलियां, 1 मिनट, राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी, गुजराती है, और क्या कहते हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, ये वाली है। कन्नौजी खड़ी बोली की 5 आती हैं। विकास सर, शारदा जी जी बताएं। लाइब्रेरी में बार बार आता है, ठीक है, और बुक लाइब्रेरी में बुक नहीं है। अब बुक का कॉस्ट प्राइस भी ज्यादा है, लेकिन उसकी मांगने की क्वांटिटी जो है 60 में 5 बच्चे ही मांगते हैं, उस बुक को मांग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उज्जवल, आप क्वेश्चन रिपीट करिएगा मैम। उज्जवल आप कोशिश करो, आपने नहीं बोला अभी। लाइब्रेरी में कोई बच्चा बार बार बुक लेने के लिए आता है, लेकिन लाइब्रेरी में वो बुक नहीं है, बुक का प्राइस भी ज्यादा है, और बच्चे मतलब अगर 60 बच्चे हैं तो सिर्फ 5 बच्चे की रिक्वायरमेंट ही है उस बुक के लिए, तो आप क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्राइस उसका बहुत ज्यादा अधिक है, और चूंकि बच्चों को चाहिए वो बुक, तो उससे रिलेटेड जो बुक है जो कि जिनकी प्राइस कम है वो उनको प्रेफर करेंगे, उनको बताएंगे कि ये उससे रिलेटेड बुक्स हैं, इसे आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि बच्चों को उतना नॉलेज नहीं रहता है जितना कि एक लाइब्रेरियन को नॉलेज रहता है बुक के बारे में। तो एक लाइब्रेरियन उनको ये एडवाइस दे सकता है कि आप इस बुक से मदद ले सकते हैं, और ये ऑफ कोर्स ये श्योर है मैम कि वो बच्चा उस बुक को पढ़ेगा तो उससे सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि बुक का कॉस्ट भी ज्यादा है और हम उसको लेने में असमर्थ हो जाएंगे। तो भाई हम हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर से एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे प्लीज, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप लोगों को भी काफी कुछ पता चलेगा। आई वांट सहारनपुर को अपनी अचीवमेंट्स बताइए थोड़ा प्लीज। हाँ बिल्कुल। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, सीबीएसई नेशनल प्लेयर हूँ मैं टीम में। थोड़ा लाउडली बोलेंगे सर, लाउडली बोलेंगे। मैं हॉकी से सीबीएसई नेशनल प्लेयर हूँ। 11वीं क्लास में मैंने नेशनल प्लेइंग कर लिया था, और उसके बाद में मैंने टाइम्स मैंने स्टेट प्लेइंग की है, जिसमें कि मैंने एक बार 3rd पोजीशन भी हासिल की है। और उसके बाद में मैंने जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए गया, वहाँ पे मेरी हॉकी की टीम नहीं थी, बट मैंने फिर और अदर्स गेम चूज करने शुरू कर दिए। उसमें मेरे ऑल इंडिया लेवल पे मेरा ऑल इंडिया लेवल खेला हुआ मैं जूडो से, और नॉर्थ जोन है मेरा बैडमिंटन से और फुटबॉल से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, आपका क्वेश्चन था ना? मनोज सर। मनोज। जी सर। मनोज सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी कितनी संभावना? मेरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट्स, बताइए कितनी होती है? ये ट्राई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की अधिकतम सर, अधिकतम संभावना 1 होती है प्रोबेबिलिटी की, हाईएस्ट 1। इम्पॉसिबल 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई डाइस है, हमने डाइस फेंका तो हमारे से पूछा कि
7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्योंकि डाइस में 7 होता नहीं है, तो डाइस में आवाज साफ नहीं आ रही। आपके 6 तक होते हैं, तो इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट्स की इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल तो इवेंट्स जीरो होगी होती है, क्योंकि तो उसकी 1 to प्रोबेबिलिटी 6 कितनी होगी तक आपकी? इसका 0। पॉसिबिलिटी रहता और जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के है बीच सर, में इम्पॉसिबल जीरो होती है। और सर निधि अधिकतम मैम सर वैल्यू विकास पाठक हाँ कंफर्म के लिए, जी कंफर्म सर। निधि मैम से मेरा क्वेश्चन था। पार्टिसिपेट करो, उज्ज्वल क्वेश्चन जी से करो मेरा एक कौशिक क्वेश्चन से। है। उज्ज्वल जी से एक क्वेश्चन है कि बुक पॉकेट के बुक पॉकेट के बारे में आप बताएंगे। एक जना पॉकेट पूछ क्या लो यार, होता एक जना पूछ लो। कौन पूछना चाहता है आप में से? मुझे विकास। एक क्वेश्चन था निधि हाँ मैम उज्ज्वल, से। ये बताइए रियल मनी में और इलेक्ट्रॉनिक मनी में अंतर क्या है मैम? इनसे क्वेश्चन नहीं है। निधि मैम से मेरा क्वेश्चन है कि रियल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी में अंतर बताइए मैम। और ट्रेड रियल मार्केट मनी में और इलेक्ट्रॉनिक। जी जी योगिता आप भी ट्राई करो। रियल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। जी जी सर रियल मनी आई थिंक वो होगा जहां पर हम डायरेक्टली कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन हमारी इलेक्ट्रॉनिक वे से की जाती हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे या शेयर मार्केट में की जाती हैं सारी ट्रांजैक्शन आजकल एक्सचेंज पर होती हैं, ऑनलाइन ही होती हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी होगी। मैम फिर ये According डेबिट to कार्ड me. और क्रेडिट कार्ड ये किस में आएंगे, रियल है या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे सर। मैम आप बिटकॉइन किस शेयर मार्केट के बारे में जानती होंगी। यस शायद सर। बिटकॉइन हाँ किस में आ थोड़ा सकता बताइए है? बिटकॉइन के बारे में बताइए मैम। बिटकॉइन क्या हमारे होता है? पीआरटी का एक क्वेश्चन है, बिटकॉइन किस में आएगा, कोई बता सकता है? यस यस, बिटकॉइन किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल बिटकॉइन वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल। इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मनी आएगा यस। हाँ जी उज्ज्वल, आप कुछ पूछ रहे थे? यस यस सर, वो आंसर दे दिए मैम, आंसर दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोल रही है मनी। विकास, कौशिक आप इधर, शास्त्री आप कुछ पूछ रहे थे विकास? सर मैं एक सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है सर मेरे सर क्वेश्चन है पॉकेट क्या सर। होता है? हाँ जी बोलिए। बुक पॉकेट क्या होता है? क्रिप्टो बुक पॉकेट करेंसी के से बारे में बताएं। रिलेटेड जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके बारे में बता दीजिए विकास सर। विकास पाठक। जी सर पूछिए, फिर से पूछिए सर। कौशिक अगेन। सर वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके बारे में बता दीजिए सर। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन। जी जी हाँ जी बता रहा हूँ सर। देखिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो भी होती है, इट इज अ वे ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ करेंसी, एंड टू मेंटेन द क्रिप्टो करेंसी वी नीड्स मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी, एंड for example bitcoin is a cryptocurrency. To maintain the transaction and to maintain the record of that transaction, we need such type of electronic format where the all transaction can be traced easily. So for that we basically need big उसका कहते हैं बैक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। बैक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी such type of technology where we can start from the beginning of transaction to we can reach each and every transaction. अब जब डेटाबेस में जब ये काम हो रहा था पहले, तो क्या दिक्कत हुआ करती थी? डेटाबेस में मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, एक कंपनी का डेटाबेस अलग अलग होता है, दूसरे कंपनी का डेटाबेस अलग होता है। तो क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए क्या हुआ कि आपने क्या क्वेश्चन की पूछा था, वो जो टर्मिनोलॉजी, मुझे वर्ड भूल रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे। ब्लॉकचेन। हाँ ब्लॉकचेन। एक्चुअली ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि डिजिटल मार्केट को पूरा ग्लोबल में या फिर पब्लिक प्लेस में रखती है, और हर एक को अपनी पर्टिकुलर प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो ट्रांजेक्शन केवल मेरी और मेरी प्राइवेट की से ही हम उसको वापस से देख सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि सभी जितनी भी कंपनीज हैं ट्रांजेक्शन के लिए, सबको अपना डेटाबेस मेंटेन नहीं करना है। एक कॉमन सा डेटाबेस है, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी अपनी प्राइवेट की होती है, तो सिक्योर बहुत होता है। कोई भी डेटाबेस का ट्रांजेक्शन विथ टाइम इवेंट के साथ ट्रेस किया जा सकता है, कब कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, और दूसरी पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है किसी भी कंपनी पर, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और पूरा इसकी ग्लोबल रीच हो जाती है। मल्टीपल टाइप ऑफ जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इसकी एक्सेसिंग बढ़ जाती है। तो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड द बिटकॉइन एंड आल्सो ब्लॉकचेन। सर ई वॉलेट कैसे जुड़ा हुआ है बिटकॉइन और हमारी क्रिप्टो करेंसी से? ई वॉलेट। यस सर, मुझे विकास सर से एक क्वेश्चन था सर। अभी बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक मनी और रियल मनी की। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बैंक से किसी का लाखों रुपए चोरी हो जाता है और पता चलता है कि किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, आखिरकार वो रह कहाँ जाता है पैसा?
कई बार ऐसे होते हैं, देखिए इसका एक्चुअली रियल में आपको अगर बताऊं तो जब बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो ट्रांजेक्शन एक्चुअली इस पेज में होते हैं, कई सारे लेयर्स में होते हैं। एक लेयर से ट्रांजेक्शन करता है और उसके बाद ट्रांजेक्शन को दूसरे लेयर पे जाना होता है, दूसरे के बाद Yes, sir. तीसरे लेयर पे रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर आजकल वो टोरेंटो टेक्नोलॉजी है, या फिर वीपीएन है, जिसमें क्या होता है कि लेयर को उसके ऊपर लेयर लगाकर उसकी उसकी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन का आइडेंटिटी छिपा देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जाता है, ऐसा नहीं कि जाता नहीं है, लेकिन वो जो हमारे सर्वर उसे ट्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो एक्चुअली आईपी एड्रेस होता है पूरी तरह फेक होता है, वो दिखता नहीं है कहीं, तो रियल वर्ल्ड में एंटिटी उसकी होती नहीं कुछ, तो कहीं ना कहीं जाता है वो ट्रांजेक्शन, लेकिन वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी को बचाने के लिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो बिटकॉइन जैसी करेंसी आ रही है, और या यूं कहें कि क्रिप्टो करेंसी आ रही है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा कि इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है वो हमेशा एक आइडेंटिटी की से ही होगा, बिना की का होगा ही नहीं। तो ये कोई भी ऐसा इसीलिए मैं ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है जो कि बिना की का होगा, जिसका हम ट्रेस ही ना कर पाए। तो एक तो ये बेनिफिट होगा, और ब्लॉकचेन इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसीलिए आई है ताकि ये जो ट्रांजेक्शन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, इसको हम ट्रेस कर पाए, या फिर वो ट्रांजेक्शन हो ही ना पाए बिना की का, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो ये फ्रॉड होना बंद हो जाएगा पूरी तरह से। योगिता आपका सर पार्टिसिपेशन मेरे क्वेश्चन है सर, मैथ की प्रकृति कैसी होती है? हाँ जी हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी मनोज जी आप पूछिए क्वेश्चन, हम तो चाहते हैं। सर मैथ की प्रकृति कैसी होती है सर? अमूर्त होती है। अमूर्त और कुछ मैम? अमूर्त तो होती है, अमूर्त और कुछ? अमूर्त को तो मूर्त में अपन बदलते ही हैं, अमूर्त से मूर्त में आते हैं, मैथ को पढ़ाते हैं तब। तार्किक होती है, तार्किक होती है। हाँ तार्किक, हाँ लॉजिकल होती है मैम, हाँ सही है। अमूर्त में चिंतन भी होती है, तार्किक भी होती है, तो एक्सेट्रा और भी कुछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर डायरेक्शन कौशिक सर से है। कौशिक सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर। सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस हाँ सर, हाँ सर। पूछिए फास्ट। हाँ सर। एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है? एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है सर। एरर को जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कोई मिस्टेक या कोई गलती वो एरर कहलाती है, जो त्रुटि कह सकते हैं जैसे हिंदी में बोलते हैं, जिसके कारण वो प्रोग्राम रन नहीं होता। एक्सेप्शन ये होता है कि उस जो एरर को हटाने के लिए उसको दूर करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे एक्सेप्शन कहते हैं। मतलब उसको अगर वो कोई एरर आता है तो उसकी जगह कौन सा दूसरा चीज मतलब प्रोग्राम दूसरा इंस्ट्रक्शन जो चल रहा है सर, यही होगा सर। और पाइथन में भी एक्सेप्शन हैंडलर्स अलग अलग यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट और ट्राई आदि। देखिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। इसमें याद रखिएगा एक्सेप्शन, एक्चुअली एक्सेप्शन और एरर, इन ये दोनों एक तरह के एक्सेप्शन ही होते हैं। जो आपने कहा ना एक्चुअली वो एक्सेप्शन हैंडलिंग, किसी भी एक्सेप्शन को हटाने के लिए, एरर को हटाने के लिए जो भी काम करेंगे उसको एक्सेप्शन ही कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन और एरर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एरर जो होती हैं वो प्रोग्रामर को पता चल जाती हैं या फिर कोड से रिलेटेड होती है, सोर्स कोड में जो भी आती हैं। एक्सेप्शन वो होती हैं जो कि इन्वायरमेंट से आती हैं, जिसको प्रोग्रामर को कुछ पता नहीं होता। जैसे मैंने कोई फाइल बनाई, अब वो मैंने फाइल बनाई है लेकिन बाय मिस्टेक मैंने सी ड्राइव को फॉर्मेट किया तो मेरी फाइल उड़ गई। अब मेरे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही प्रोग्राम जब मैं दोबारा रन करूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि उसकी फाइल मिसिंग हो गई। मैंने कोई डेटाबेस कनेक्शन बनाया बट अचानक से इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो इंटरनेट का कनेक्शन जाना एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि उसमें प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सोर्स कोड से रिलेटेड कोड है ही नहीं है। हमने डेटा इनपुट किया, डेटा को प्रोग्राम लिखा, सपोज का एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो प्रोग्राम तो ठीक लिखा है, लेकिन रन टाइम पर अगर यूजर ने नंबर की बजाय कोई कैरेक्टर टाइप कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन कहलाते हैं। बेसिकली एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सोर्स कोड। और एरर्स कुछ भी हो सकते हैं, एरर्स मे बी इनसाइड द प्रोग्राम और आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और इनको रिमूव करने के लिए जो भी काम करेंगे वो कहलाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर एरर को जैसे सुधारा जा सकता है, एरर को सही किया जा सकता है, क्या इंसेप्शन को भी सही किया जा सकता है? देखिए इसीलिए एक्सेप्शन को सही नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग।
है ना। अब जैसे कि आपने गाड़ी ली, अब गाड़ी में सड़क में गड्ढा है तो कंपनी अब गड्ढे को नहीं भर सकते, लेकिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन है कि भाई उसके अल्टरनेट में कोई दूसरा कोड आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, ऐसा होता है। ओके लेकिन ओके, मैम थैंक यू। स्कूल लाइब्रेरियन का क्या विकास कार्य सर, मेरा बताइए। एक क्वेश्चन, विकास शास्त्री। अगर जी एक सर। स्टूडेंट है पीआरटी का है वो, और वो कहता है मुझे लाइब्रेरी में जाना है या कुछ इस तरीके की लाइब्रेरी में मुझे बैठना है, तो उसे आप अलाउ करोगे? मैम उनके लिए लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू वहाँ पे प्लेवे मेथड में लाइब्रेरी का जो कार्टून वाला बुक होता है वो प्ले जो इनिशियल पॉइंट के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए बनाया गया रहता है, जो कि वो चीजों को, चित्र को देख करके सीखते हैं। उनके लिए अलग से बैठने का व्यवस्था, लाइब्रेरी के अंदर वो जाएंगे तो बुक को फाड़ेंगे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है जहाँ के टेबल वगैरह होते हैं, वहाँ अब बच्चे अपने से देख करके बुक्स के कार्टून को देख करके वहाँ पे सीखते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करेंगे। चाइल्ड कॉर्नर कहते हैं उसको। रामकिशोर सर, रामकिशोर सर आप जोड़िए सर, रामकिशोर सर जोड़िए। ये इसको उसको उस तरह की व्यवस्था को चाइल्ड कॉर्नर बोलते हैं। वहाँ पे छोटे बच्चे आके वही जो चित्र वगैरह और उसको देख के वहाँ पे इंस्पायर होते हैं। पजल बुक वगैरह हो गया उसको शामिल करते हैं। साइलेंस वगैरह तो नहीं बनाएंगे ना क्लास में? क्या मैम एक बार और बोलिए? नहीं बोल रही हूँ कि पीआरटी के स्टूडेंट्स है वो डिसिप्लिन तो मेंटेन नहीं करेंगे ना लाइब्रेरी में, साइलेंस वगैरह तो नहीं बना के रखेंगे ना, वो एक जगह फिर बैठेंगे भी नहीं। रामकिशोर सर ने इसका आंसर दिया है मैम कि एक उसकी अलग व्यवस्था की जाएगी, अलग साइड में व्यवस्था की जाएगी उन बच्चों के लिए। लाइब्रेरी के अंदर नहीं लाया जाता है उनके लिए। शारदा वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। उनको यस शारदा प्लीज। यस सर, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे हिंदी फैकल्टीज है कोई? यस मैम, निशा है और पूजा मीना है। यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है। कल हमारा जो हरियाणा में स्क्रीनिंग हुआ था, वो टेस्ट हुआ था मेरा, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, यूट्यूब पर उनके कुछ आंसर दे रहे हैं, एक बार उनके आंसर देना आप भी। मैम पहला क्वेश्चन है कि जो वाक्य है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंग को क्या कहते हैं? उद्देश्य के विषय में? यस मैम। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहे तो ऑप्शन दे देती हूँ मैं, विधेय होता है या फिर विस्तार होता है? मैम कुछ उसके बाद जो बताएं मेरे ख्याल से उसे विधेय ही कहेंगे। और आंसर इसका विस्तार बता रहे हैं कि विस्तार आएगा, तो विधेय होगा इसका। मैम विस्तार के बारे में मैं कुछ विधेय होना चाहिए। एक दूसरा और सुनना कि जैसे हमने लिंग का पता लगाना है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो हम किसके माध्यम से ही पता लगा सकते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के, कारक के या फिर क्रिया के माध्यम से? इनका पता लगाना है। डिपेंड करेगा। संज्ञा कारक है तो कुछ तो संज्ञा के आधार से पता कर लेते हैं, कारक के कुछ का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है। मैम कैसे या बोलना ऑप्शन? सर्वनाम करना। संज्ञा के आधार पे मान लीजिए हमने वाक्य बनाया, सीता गाना गाती है, तो तुम्हें पता लग गया हाँ भाई गाती है, और कौन गाना गाती? सीता। सीता की जगह पे अगर हमने सर्वनाम रख दिया तो यहाँ तो संज्ञा नहीं है मैम। क्रिया के आधार पे होगा पक्का नहीं, करके तो क्रिया के ये आधार पे आ रही हूँ, परंतु क्रिया के आधार पे यूट्यूब होगा। पर क्रिया के क्रिया आधार से ही पे पता बता रहे हैं। लगता है ना, गाती है, गाता है, जाती है, जाता है। सर एक सर क्वेश्चन और है। मुझे लगता है इसमें कारक होना चाहिए, कारक ही होना चाहिए, क्योंकि क्रियाएं तो ऐसी हैं कि जो कर्मक सकर्मक दोनों हो सकती हैं, और अगर हमने कर्मवाच्य बना दिया तो फिर उसमें क्रिया कोई, सर सीता द्वारा पढ़ा जाता है, राम द्वारा पढ़ा जाता है, तो दोनों में क्रियाएं एक जैसी हैं। जाता है, तो वहां पे सीता के लिए जाती है यूज होगा। नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता ही रहेगा। अगर हमने कर्मवाच्य बना दिया तो फिर क्रिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर हमने कर्मवाच्य बना दिया तो क्रिया का कोई मतलब नहीं, कर्तवाच्य तब तक तो ठीक है। उसकी कर दिया आपने, बोल तो मेरा क्वेश्चन और है, जो कल के पेपर में सुनो, जो कल के पेपर में आया हुआ है
पूरी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है दे दी 49, 50, 51 और 48, तो कौन सी आएगी? 48, 49, 50 और 51, ना तो 52 है और ये तो इनमें से ठीक ऑप्शन कौन सा होगा? 52 होता है टोटल। टोटल तो 52 होता है, परंतु क्वेश्चन रिपीट कीजिए क्वेश्चन। उन्होंने कुछ उठाया वो से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन रिपीट कीजिए। वर्णमाला तो 52 ही होगा। ऑप्शन है 48, 49, 50 और 51। 52 नहीं है ऑप्शन। 52 नहीं है ऑप्शन में, 52 नहीं है ऑप्शन में। 44 भी नहीं है। ऑप्शन क्या है? और ये चार ही ऑप्शन है। और 50 को ठीक बता रहे हैं, 49 को। या तो हम व्यंजन को हटा दें तो 48 हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन को हटा दे तो 50 हो जाएंगे। 50 हो जाएंगे। तो 49 का तो कोई वो ही नहीं है कि कौन से व्यंजनों को हटाएं कि 49 हो जाएंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे कल वाले पेपर में जो कंफ्यूज कर रहे थे। और आज जैसे लक्ष्मी मैम, विजय लक्ष्मी, ये तो आए ही नहीं, प्रहलाद वगैरह सर। तो हिंदी वाली मैम से एक क्वेश्चन और है मेरा। मैम जैसे ये कहते हैं कि जो द्विवेदी युग है उसका अंत इतिवृत्तात्मकता के कारण हुआ था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है। ये कह रहे हैं कि छायावाद का जो उदय है वो इतिवृत्तात्मकता के कारण हुआ था, कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता थी। तो ये इतिवृत्तात्मकता क्या होती है? के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में पढ़ा नहीं। कल आप क्लास में जुड़ो ना, तो प्रहलाद सर से, विजय लक्ष्मी मैम से एक बार कर लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड को देखती हूँ मैम। पूजा आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, के बारे में आज मैं खुद इसको सर्च करूंगी। ओके मैम, वेरी गुड। योगिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी सर, ये निधि मैम से क्वेश्चन था। ये अमोर्टाइजेशन है, ये इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अमोर्टाइजेशन मैम, जो अमोर्टाइजेशन होता है ना, वो इंटेंजिबल एसेट पे लगता है उनको राइट ऑफ करने के लिए। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वो टेंजिबल एसेट पे होता है उनको राइट ऑफ करने के लिए। उसकी जगह जैसे इंटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन है, धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम हो जाती है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है अपने आप। रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है इंटेंजिबल एसेट को। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, बेसिकली जब कॉमर्स हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो पढ़ते टाइम अकाउंट्स पर ही अपना ज्यादा फोकस रखते हैं। बिजनेस को वो बोलते हैं कि एग्जाम्स टाइम में हम कर लेंगे। तो बिजनेस में उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट, ताकि रेगुलर बेसिस पर अपना काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए। अकाउंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट्स, तो बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये मैम अपना माइंड होता है, जैसे किसी का कैलकुलेटिव माइंड होता है, उसको कैलकुलेशन कर, किसी का थ्योरेटिकल माइंड होता है, मतलब कि उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये अपने अपने पे डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसका माइंड कैसा है। एज ए टीचर सर, हम उनके माइंड को कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि इम्पोर्टेंस तो दोनों की है, दोनों सब्जेक्ट करने जरूरी हैं। मैम इंटरेस्ट, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो वो कॉन्सेप्चुअल। बिजनेस स्टडी में इंटरेस्ट बनाने के लिए मैम उससे पहले एक्टिविटी दी होती है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, बुक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर से पहले एक्टिविटी दी होती है। उससे पहले आप उसको एक्टिविटी करवाओ, ताकि उस चैप्टर में अपने आप इन्वॉल्व हो जाए। धीरे धीरे उसको ऐसा लगे कि ये सिचुएशन बिल्कुल मेरे लिए ही है, मतलब ऐसी एक्टिविटी है कि उनको लगेगा कि ये मेरे सराउंडिंग है। नाउ सिंस अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, इसलिए अब हम किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे, योगिता को कल चांस देंगे। और बहुत से लोग आए, जैसे आज शारदा मैडम आई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संडे ही मिलता है इनको। और आप लोग पार्टिसिपेशन अपना रेगुलर रखिए, मगर अपने क्वेश्चंस रिटर्न रखिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपको ऐसा मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने का। तो यहाँ पर आकर आप अपने क्वेश्चंस मत सोचा करो। आपको पता है क्लास आपकी किस टाइम लग रही है कॉम्प्लीमेंट्री, आप एक पेज पर लिख के रखिए अपने क्वेश्चंस।